क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए समझाने जा रहे हैं। ये पाठ जो है बेटा, ये पाठ आपके वसंत पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पोर्शन का। मतलब कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है बेटा आपका, उस पोर्शन में ये आपका लास्ट चैप्टर है। अगर क्लास 8 आपने इसके पहले का लिखित कार्य छोड़ दिया है तो बेटा आप अति शीघ्र पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए आप इसको 2 भाग में पढ़ेंगे और इसके बाद इसका कॉपी वर्क करेंगे और उसके बाद आप सीधे बेटा अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसलिए क्लास 8 अगर आपका लिखित कार्य शेष है तो उसे बेटा आप पूरा कर लीजिए। क्या निराश हुआ जाए, ये जो पाठ है बेटा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है। जैसा कि बेटा इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो इस पाठ के बेटा जो ये शीर्षक है पाठ का, इस पाठ के शीर्षक से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे लेखक ने हमें हताश और निराश ना होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है क्या निराश हुआ जाए, मतलब कि क्यों निराश हो रहे हो। ये पाठ बेटा बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। ये पाठ आप ध्यान से पढ़ेंगे क्लास 8 तो आपको लगेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मतलब हमारे लेखक ने, एक बहुत अच्छी प्रेरणा हमें इस पाठ के माध्यम से दिया है। ये पाठ बेटा एक निबंध है। इस पाठ को समझने से पहले बेटा आप अपने लेखक के बारे में जान लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बेटा श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है बेटा वह 19 मई 1969 में दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम था बेटा अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था ज्योतिषमती देवी। इनका जो मुख्य उपन्यास है बेटा वह है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास को पोथा, चारुचंद्र लेख, और जो इनके बेटा मुख्य निबंध है वह है कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह आदि। अब चलिए बेटा इस पाठ को समझिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, लेखक कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन बैठ जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्र को उठाइए तो उसमें मात्र यही बातें रहती। कौन सी बातें बेटा? ठगी, मतलब एक दूसरे को ठगना, धोखा देना, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप, मतलब एक दूसरे पर दोष देना। कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया और लगता है कि जैसे कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, मतलब कि किसी को भी देखिए तो लगता है कि जैसे कि हम संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब कि लगता है कि जैसे अगला व्यक्ति पता नहीं साफ सुथरा है कि नहीं। साफ सुथरा का मतलब कि बेटा ईमानदार है कि नहीं, सच्चाई पर चलने वाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये धोखा देने वाला हो या बुराई करने वाला हो या हमारी बात सुन के दूसरे से बताने वाला हो। विश्वास, मतलब एक कहा जाए तो एक शब्द में पिरोया जाए तो बेटा विश्वास, कि विश्वास पात्र आदमी है या नहीं, तो हर व्यक्ति को क्या है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है
उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ये बात सही है क्लास 8 कि जो बेटा आज जितने ही ऊंचे पद पर आसीन है, कोई भी हुआ, और जो जितने ही ऊंचे पद पर आसीन है बेटा, उसमें ही अधिक कमियां हैं, अधिक दोष उसी में दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे ही पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और आज बेटा, आज के वर्तमान समय में विश्वास पात्र और एकदम सही व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सच्चाई पर चलने वाला, आपके साथ छल कपट धोखा ना करने वाला, सच में बेटा बहुत कम ही लोग, आज विरले ही लोग ऐसे मिलेंगे जो सच्चाई के रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय बेटा बात को ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पे वाक्य लिखा है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो बेटा कुछ करेगा ही नहीं, किसी चीज में हाथ डालेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, तो उसे दुख कहाँ से आएगा। अरे जो मुसीबतों का सामना करता है, जो कुछ करता है, तो उसी के पास दुख भी आता है। सुखी वही है जो कुछ करेगा ही नहीं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। और अगर कोई व्यक्ति बेटा कुछ करने चलेगा, कुछ करेगा, तो लोग उसमें तमाम कमियां निकालेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ करता है तो लोग उसी में क्या दिखाते हैं, उसके पहली बात तो उसके गुण भूल जाते हैं और उसकी कमियां देखने लगते हैं। और जो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, उसमें कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करता नहीं तो कमी कहाँ से आएगी। और जो कोई कुछ करता भी है तो लोग उसमें दोष निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। यही कारण है बेटा कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। मतलब यही कारण है कि हाँ, आज बेटा हर व्यक्ति क्या दिख रहा है, दोषी दिख रहा है, गुणी कम। स्थिति अगर बेटा ऐसी ही रही, कहते हैं हमारे कवि कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो निश्चय ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक सोचनीय विषय है, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय कि अगर हम लोगों में बुराई ढूंढें, लोगों में दोष ढूंढें, उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर कहें, उनके गुणों को कम देखें, और जो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको हम भुला दें, जो कुछ कर रहा है तो उसी में लगे हम कमियां निकालने। अगर ऐसा है तो ये आने वाला समय फिर अच्छा नहीं है और ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के ग्रहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र सूख गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना जो हमारे महान बेटा नेता थे, जो हमारे महान व्यक्ति थे, हमारे देश के जो महान आदर्श थे, क्या उन्होंने यही सपना देखा था? यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने, गांधी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने देखा था। सभ्य संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के ग्रहर में डूब, ग्रहर माने होता है बेटा गहराई, गहराई में डूब गया। मतलब कि हमारे देश की महान सभ्य संस्कृति गहराई में डूब गया। आर्य और द्रविड़, आर्य और द्रविड़, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया। मतलब कि हमारे देश में जो जातियां आई, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान,
यूरोपीय, साथ ही साथ भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि थी हमारी, वह मानव महासमुद्र क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि हमारे लेखक कहते हैं नहीं, जो उन्होंने सपना देखा था वह सपना साकार होकर रहेगा। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो सपना साकार होकर रहेगा और ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब कि हमारे देश की जिन महान हस्तियों ने, महान मनीषियों ने जो सपना देखा था हमारे भारत के लिए, वही सपना जो देखा था भारत हमारा वैसा है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। फिर कहते हैं लेखक कि यह सही है कि वर्तमान समय में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है, एक ऐसा ही समय है कि जो लोग ईमानदारी से, मेहनत से कमा रहे हैं, ईमानदारी की राह पर चल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और करके अपना जो है जीविका मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, ईमानदारी से सच्चाई के मार्ग पे चलकर मेहनत के साथ जो अपना जीवन चला रहे हैं, आज वही क्या है, वही पिस रहे हैं। वही जो है निरीह, निरीह मतलब होता है बेटा इच्छा रहित। तो जो आज ईमानदारी से और परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, जीविका चला रहा है, आज वह इच्छा रहित है और ऐसे ही भोले भाले जो श्रमजीवी लोग हैं पिस रहे हैं। मतलब कि आज का समय ऐसा है कि जो ईमानदारी से जी रहा है, सच्चाई के साथ चल रहा है, मेहनत कर रहा है, आज वही क्या है, वही वर्ग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो लोग झूठ का साथ देते हैं, फरेब से रोजगार करते हैं, बेईमानी से कमाते हैं, धोखा देके छल कपट करके जो लोग बेटा रोजगार करते हैं, आज वही वर्ग फल फूल रहा है। मतलब कि आज का जो समय है वो ये है, हमारे लेखक ने कहा कि जो ईमानदारी के साथ जीविका चला रहा है, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ जीविका चला रहा है, आज वही वर्ग पिस रहा है और जो वर्ग झूठ तथा फरेब का रोजगार कर रहा है वही फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। मतलब कि ईमानदारी का अर्थ ही क्या हो गया, मूर्खता। पर्याय, पर्याय समझ रहे हैं, पर्यायवाची। मतलब कि ईमानदारी का को ही मतलब मूर्खता समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी। भीरू मतलब होता है बेटा भयभीत लोग, डरपोक लोग। तो सच्चाई किसके में है, खाली भयभीत और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी। जो लोग बेबस है, लाचार हैं, उन्हीं के हिस्से में सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था, आस्था मतलब विश्वास। तो आज का समय ऐसा बेटा है हमारे देश में कि ऐसा मतलब एक ऐसा समय आ गया है कि अब किसी पे विश्वास नहीं रह गया है, लोगों के बारे में विश्वास ही हिलने लगा है। मतलब लेखक ने इतना बढ़िया लिखा है बेटा कि जो आज सच्चाई के साथ चल रहा है वो पिस रहा है और जो झूठ फरेब का साथ चल रहा है आज वो फल फूल रहा है। सच्चाई, ईमानदारी मात्र किसके हिस्से में रह गई, बेबस लोगों के हिस्से में रह गई। तो आज बेटा जीवन के जो महान मूल्य हैं, महान मूल्य मतलब कि सदाचार, परोपकार, ईमानदारी, सच्चाई और साफ दिल का, तो जो जीवन के महान मूल्य है उनके विषय में लोगों का जो विश्वास है वही क्या होने लगा, डगमगाने लगा है। आज के समय में कोई किसी पे भी जो है विश्वास नहीं कर रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 35 पे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व
नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मानव के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहते हैं लेखक कि भारतवर्ष, जो हमारा भारतवर्ष है, कभी भी उसने भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने पर कभी भी उसने जोर नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं को, दिखावे की वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं के एकत्र करने पर कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि उसने महत्व किसको दिया? हमारी अंतरात्मा को, हमारे जो अंदर, जो हमारे भीतर जो गुण हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, गुण है, जो बैठा हुआ है, स्थिर है, उसको महत्व दिया है। और वही जो हमारे अंदर का गुण है, जो हमारे आंतरिक गुण है, वही सबसे ऊंचा है, वही हमारे लिए चरम है और वही हमारे लिए परम है, ना कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह। हमारे लेखक ने कहा है कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह से हमारा भला नहीं होगा, लेकिन जो हमारे अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, हमारे लिए वही सबसे ऊंचा है, वही जो है उन्नति का मार्ग है, वही चरम है और वही परम है। लोभ लोभ मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण। देखिए बेटा, देखिए लोभ, ठीक है, और मोह, काम और क्रोध, ये जो बेटा कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, ये हर व्यक्ति में हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सारे विचार हर मनुष्य में। देखिए बेटा, ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई होगी। अब हमारे जो हर मनुष्य के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, लोभ मोह है, काम क्रोध है, साथ ही साथ उसके अंदर ईमानदारी भी होगी, सच्चाई भी होगी। हर किसी के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर बेटा लोभ मोह काम क्रोध ये विद्यमान रहता है, छिपा रहता है। लेकिन है क्या? पर उन्हीं को प्रधान मान लेना ये गलत है। हमारे अंदर की जो बुराइयां, उसे क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को उन बुराइयों पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा मन और बुद्धि, हमारी अंतरात्मा अगर ये कहती है कि बुराई के रास्ते पे चलो, तो नहीं, ये करना गलत है। हमें, हमारी बेटा किसी भी काम को करने से पहले हमारा जो एक मन है, जो मेरा हृदय है, एक बार हमें इंगित करता है, इशारा करता है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तो हमें तुरंत मन की बातों को मान लेना चाहिए, हमें सही के रास्ते पे चलना चाहिए। और वैसे भी बेटा हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें सोचने समझने की बुद्धि है, शक्ति है, हमारे पास मस्तिष्क है, हमें हमेशा सही का रास्ता चुनना चाहिए। तो लेखक का कहने का मतलब है बेटा कि लोभ मोह काम क्रोध ये बेटा जो विचार है ये हर किसी में है, विद्यमान है, स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, लेकिन इन्हीं को प्रधान मान लेना ये गलत है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना ये बहुत बुरा आचरण है। कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और हमारे अंदर बेटा अगर बुराइयां हैं तो उसे दूर करके उसकी, अगर हमारा हृदय कहता है गलत मार्ग पे जाने का, तो बात ना मान के हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। हर किसी में बेटा बुराइयां होती हैं, लेकिन अपने आप को उन बुराइयों पे छोड़ देना ये सही नहीं है। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा, क्योंकि ये पाठ बहुत अच्छे से बेटा आपको समझना है। थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं उन्होंने बात को कहा है और उन्होंने बात को बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। ये जो पाठ है बेटा, इसकी जो भाषा है बेटा थोड़ा सा आपको कठिन लगेगी, क्योंकि ये जो पाठ है ये निबंध है। लेखक ने बात को बहुत ज़्यादा दबाव देते हुए कहा है, लेखक ने हर बात को व्यक्त किया है, इसलिए बेटा आप पाठ जितना मैंने समझाया है उससे आप बहुत अच्छे से समझिए। और ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ बड़ा है, ये पाठ बड़ा है, तो इसलिए ये 2 पार्ट में जाएगा, 2 या 3 पार्ट में। तो आप क्या करिए, जो लिखित कार्य है बेटा वो पूरा कर लीजिए, क्योंकि इसका भी लिखित कार्य आ जाएगा, तब आपके पास काम की अधिकता हो जाएगी। और अभी आपके पास समय है, ये पार्ट जो है 2 से 3 भाग में जाएगा, आप समझेंगे। तो इसलिए लिखित कार्य अगर बेटा आपका अपूर्ण है तो उसे पूर्ण कर लीजिए, और जितना मैंने आपको आज समझाया है उसे भी समझिए, समझने का स्वयं प्रयास करिए बेटा, क्योंकि ये पाठ सच में बहुत अच्छा है।